अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन बशर यासीन के साथ। जुलाई की है आज 9 तारीख और देसी महीने हाड़ की है आज 25 तारीख। आज का व्लॉग आपको याद होगा कि हमने 2 रोज़ पहले एक व्लॉग किया था कि आलमी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया है कि किशन गंगा और रतले जो बिजली घर मकबूजा कश्मीर में है इंडिया के, उस पे ऊपर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर दिया गया है कि ये केस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चलेगा। तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मुस्तरद किया गया है कि उन्होंने इस अदालत की तश्कील की मुखालफत की थी। अब बात करेंगे पाकिस्तान के एक साबिक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट और पाकिस्तान के कई साल तक इंडस वाटर कमिश्नर रहने वाले सैयद जमातली शाह साहब से, जो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। मैं चाहता था कि एक्सपर्ट्स को इस बारे में राय का जो है ना इजहार का हम मौका दें और वो समझाएं हमें कि ये क्या है, ये फ़ैसला क्या पाकिस्तान के हक़ में आया है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया है, या पाकिस्तान कहीं ट्रैप तो नहीं हो गया। तो ये सारी बात हम करते हैं सैयद जमातली शाह साहब से। आपसे आज मैंने एक बात बड़ी खुल के करनी है, वो ये पूछना है कि आपके बारे में पाकिस्तान के मीडिया में एक वक्त आया जब आप रिटायर हो रहे थे तो एक बैशिंग शुरू हो गई, आपको बहुत बदनाम किया गया, आप पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, आपकी पेंशन और रिटायरमेंट के पैसे रोके गए। तो ये असल वाक़या क्या था, इसके पीछे कौन था और असल में हुआ क्या था, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं शाह जी, ये जो फैसला आया है आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के हक़ में है या पाकिस्तान के मुखालिफ है, या पाकिस्तान को इसका किस तरह से इसको देखना चाहिए? जनाब जुल्फ़िकार महतो साहब, अब आपका ये सवाल था कि हुकूमत की प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए है, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो 5 मेंबर वर्ल्ड बैंक ने बनाई थी, उसने एक तो वर्ड दे दी कि हम केस सुनने के मजाज हैं, और इस पर हमें सिर्फ खुश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बशमूल मेरे, मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक दो-धारी तलवार है, क्योंकि इसमें अगर आप पाकिस्तान के क्वेश्चन जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को दिए गए हैं उनका बगौर जायज़ा लें तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन टीटी को रीओपन कर दे, और रीओपन करने के बाद उसमें ऐसी इस्लाहात ले आए जो टीटी की रिवीजन जो है हो जाए। और आपको मालूम है कि 2-3 महीने पहले इंडिया ने पाकिस्तान को ख़त भी लिखा था कि वो अंडर दी ट्रीटी इसमें रिवीजन चाहते हैं, जबकि टीटी कहती है कि रिवीजन यूनिलेटरली नहीं, दोनों पार्टियां मिलकर इसकी क्लाजेज में रिवीजन कर सकते हैं। और ये मीडिया में अगर आप जाएं तो आपको मालूम होगा कि इंडिया ने 2 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी। उसने कहा जी हमने पाकिस्तान को ख़त तो लिख दिया है और हमें आप ये बताएं कि हम टीटी में क्या रिवीजन कर सकते हैं, कौन सी प्रोविजन रिडेंडेंट हैं, 60-63 साल गुजर गए हैं, और कौन सी रहनी चाहिए कौन सी नहीं रहनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान ने भी अपना इस बारे में होमवर्क किया है? क्या पाकिस्तान ने भी कोई कमेटी बनाई है कि या वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि ठीक है जी पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर वो एक खत आया तो उसका वो जवाब दे देगा? दिस इज़ नॉट सफिशेंट। पाकिस्तान के पास एक्सपर्ट्स का एक स्टैंडिंग पैनल होना चाहिए, इसमें लीगल लोग होने चाहिए, उनकी क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए, उसमें जो लोग रिटायर हो जाते हैं या चले जाते हैं दुनिया से, नया उस पर जगह पर आदमी आ जाना चाहिए। और स्टैंडिंग पैनल जो है दुनिया में हर जगह पर होते हैं, वो कोई ये नहीं कि वो सैलिड पर्सन होते हैं, वो अपनी सर्विस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए देते हैं। तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि इस तरह के स्टैंडिंग पैनल जो है ये बना कर रखे, ताकि वो मुख्तलिफ महकमों को जो है वो एडवाइस जो है वो देते रहें। अब जहाँ तक ये रिवीजन का ताल्लुक है, तो ये जो इंडस वाटर टी 1960 में हुई थी, क्या ये वैसे मुफ्त में हो गई थी? पाकिस्तान ने 26 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो रावी, सतलज और ब्यास का इंडिया को दिया, और ये फिर टीटी हुई। 100% पानी हमारे पास आ रहा था, तकरीबन 20% इंडिया यूज़ कर रहा था उस वक्त इन 3 दरियाओं का, लेकिन हमें मजबूरन देना पड़ा। उस वक्त तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन थे, इसके सिवा हमारे पास चारा नहीं था। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंडिया 3 दरिया हड़प कर गया और अब 3 दरिया के पानी पर उसकी नज़र है, और किसी न किसी वो गार में वो कभी टीटी रिवीजन की बात करता है,
कभी म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है। तो हमें इस बात को ये समझना चाहिए। और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये बनी है, इसको ये अपना केस प्रेजेंट करने के लिए इसकी वेल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और इसमें कम्पिटेंट लोग जाने चाहिए। और जाने से पहले ये इनकी ब्रीफिंग हो, हमने वहाँ पर कहना क्या है, हमने हमारा जो है ये टारगेट क्या है, हमारा जो है सामने अचीव हमने क्या करना है। तो ये नहीं कि जो कोर्ट आर्बिट्रेशन फैसला देगी हम सोए हुए हैं, ठीक है, फैसला जो दे देगी हम वो फैसला लेकर आ जाएं और प्रेस रिलीज़ दे दें कि जी हमने बड़ा तीर मार लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुश्किल मसला है, इसको बड़े सोच विचार के साथ जो है वो करना है। और कोई भी रिवीजन की तरफ मूव मैं समझता हूँ उसके तरफ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। अगर हाँ एक बात है, अगर इंडिया ट्रीटी की रिवीजन की बात करता है तो उन्होंने कहा जी पहले ठीक है आएँ, अब हम सुतुल रावी और ब्यास की बात करते हैं, इसको किस तरह रिवाइज कर सकते हैं, क्या उसमें से हमें पानी आप दे सकते हैं, तो फिर वो भाग जाता है। तो जाहिर है कि ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स आते हैं। तो ये जाहिर है कि मिलजुल कर जो है ये कौम के एक्सपर्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रोएक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि हर मसले का हल ये रिएक्शनरी नहीं होता कि इंडिया ने ये कह दिया तो हम रिएक्शन लें। प्रोएक्टिविटी दिखानी चाहिए, हमें खुद मालूम होना चाहिए कि हमने टीटी की है, इसको हमने सेव किस तरह करना है। शाह साहब, एक और अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान अब इस अदालत में जाएगा, अगर इंडिया नामजद नहीं करता अपने 2 जजेस को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, तो फिर ये अधूरी कोर्ट है। उन्होंने तो कह दिया कि हम 5 जजों के साथ फैसला दे देंगे, और अगर ये फैसला 5 जज दे देते हैं तो इंडिया इसको तस्लीम नहीं करता, तो फिर क्या होगा? जनाब जुल्फ़िकार साहब, आपका ये जो सवाल है कि वर्ल्ड बैंक ने जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई है ये 7 मेंबर की बजाय 5 मेंबर किया है, क्योंकि इसमें इंडिया ने कोऑपरेट नहीं किया था। उन्होंने 2 आर्बिट्रेटर देने थे और वो उन्होंने नहीं दिए। तो फिर ट्रीटी ये कहती है कि अगर कोई पार्टी अपने आर्बिट्रेटर नहीं देगा तो फिर 7 के बजाय 5 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन जाएगी और वो इसकी प्रोसीडिंग को हियर करेगी और उस पर अपना फ़ैसला देगी, और वो फ़ैसला जो है वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टियों पर। अब आपका ये सवाल है कि 5 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो इसका अगर फ़ैसला दे दिया तो क्या इसको इंडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें अभी जो 6 जुलाई को 5 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फ़ैसला दिया है कि एक तो इंडिया के जो पॉइंट थे कि ये केस नहीं सुना जा सकता, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं सुन सकती, और दूसरा ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, उस पर तो ये क्लैरिटी आ गई कि यही केस सुनेगी। लेकिन इसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को अलाउंस दे दिया है कि आप अपने 2 आर्बिट्रेटर इसमें शामिल करवा सकते हैं 13 जुलाई तक। तो ऑप्शन उनको दे दिया गया। अगर वो नहीं करवाते तो फिर ज़ाहिर है कि 5 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो ये इस चीज़ को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेगी, लेकिन दूसरी तरफ से अगर जवाब नहीं आता तो वो यूनिलेटरली जो है इन चीज़ों को देखकर, ज़ाहिर है कि 5 मेंबर हैं, 2 मेंबर इसमें पाकिस्तान ने अपॉइंट जो है किए हैं, तो 3 मेंबर जो हैं वो जो लीगल है और जो टेक्निकल हैं और चेयरमैन जो हैं, वो ज़ाहिर है कि इनकी इसमें इनपुट आएगी। और वो 5 मेंबर कोर्ट आर्बिट्रेशन जो है दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट जो वो इंगेज कर सकती है। ज़ाहिर कि इसके अखराजात तो अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा तो अगर सिर्फ पाकिस्तान है तो हो सकता है इंडिया के जामे के अखराजात भी नहीं देते, वो अखराजात भी सारे शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को देने पड़ें। तो ये एस्पेक्ट भी जो है ना अभी से पाकिस्तान को मद्देनज़र रखना चाहिए, और इसमें जो बजट जो है वो अलाउंस या इस तरह की चीज़ प्रोविजन इसमें होनी चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि ये अगर नहीं करता तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए इसको लॉबिंग करनी चाहिए और वर्ल्ड बैंक से मेक श्योर करना चाहिए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जिन मुल्कों ने यूएनओ करारदादों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की उनका हाल बुरा हुआ है। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी से लॉबिंग करनी चाहिए। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को ये बावर करवाना चाहिए कि आपकी जो ये डिसीजन होगा
इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी जो है ये ज़िम्मेदारी होगी, और इंडिया अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करता तो इस इशू को जो है फॉरेन अफेयर्स और लॉ एंड जस्टिस डिवीजन वाले मिलकर यूएनओ में इसको उठा सकते हैं। जी शाह साहब, अब आपसे मैं बीच में ये भी पूछ लूँ कि वो वाक़या क्या था कि जिसमें आपके खिलाफ बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, आपकी फिर बाद में पेंशन भी रिलीज़ हो गई, सारी चीज़ें हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला था उसमें वो भी आपके हक में हो गया। तो ये क्या चक्कर क्या था, हुआ क्या था और फिर नतीजा क्या है, और आप इस बारे में ये मामला क्या किसी अदालत में उठाएंगे? जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आपका ये सवाल जो है मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है कि 2009-10 में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई थी उसमें जो अपॉइंटमेंट बाहर से गवर्नमेंट ने की थी वो उन्होंने किस तरह टीटी से खिलवाड़ किया और हमारे दफ्तर पर जो है ये किस तरह प्रेशर डालना चाहा, ये मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ। और थोड़ा सा जो पहले एक आपका सवाल था उसमें ये करेक्शन में ये करना चाहता हूँ, तो ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी ये 2008 में आई थी, तो उसमें शायद सावन जो है ना मैंने 1993 कह दिया है, ये 2008 में आई थी। और इन्होंने फिर बाहर से जो है यूके से गालिबन स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन वाटर रिसोर्सेज जो है वो हायर किए थे या उनको लिया था, और उन्होंने ये सारा ये जो है ये प्रेशर डाला था कि मैं ये सारे काम करूंगा, जिसको मैंने रिफ्यूज़ किया कि ये अंडर द ट्रीटी और अंडर द लॉ और रेगुलेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की हैं उनके तहत ही होगा। और आप जो जानना चाहते हैं वो जानें, लेकिन आपको ये फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता कि आप सारी चीज़ें जो उठाकर अपने पास ले जाएं, बजट आप ले जाएं और जहां आप मर्जी जाते फिरें, जो मर्जी लायर आप इंगेज कर लें, तो इस तरह की बात नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि ये सिविल सर्वेंट को ये कम अज़ कम रजिस्ट करना चाहिए कि जहां पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस लेवल की होती है तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेने से क्या होता है कि कोई ओएसडी लग जाता है तो कोई हर्ज नहीं इसमें, तो मैं भी इसमें ओएसडी लग गया था और मैं समझता हूँ कि ओएसडी लगने के बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मेरे खिलाफ ये सारी चाल चली थी, मैं आज भी हाज़िर हूँ किसी कोर्ट में जाने के लिए, किसी अदालत में जाने के लिए। मुझ पर कोई भी केस जो है वो कर सकता है और उसको मैं कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करांगा। मैं पहले दिन ही वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा, जहाँ मैं कनाडा में हुआ या पाकिस्तान में हुआ। तो मैं ये तो पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख़िलाफ़ कोर्ट में जाना चाहती है तो जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें से उनके वकील की फ़ीस मैं भी जो है ये अदा कर दूंगा। तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ दैट। जैसे मैंने गुजारिश की है कि मेरा ज़मीर मुतमिन है, हम और उन लोगों में से नहीं है, भागने वाले लोगों में से नहीं है। ज़ाहिर है कि मैं सैयद बरादरी से मैं तल्लक रखता हूँ, तो हम इस तरह के लोग नहीं हैं, ना झूठ बोलने वाले हैं ना रिश्वत हो रहे हैं, लेकिन हम एक प्रिंसिपल असूल पर स्टैंड मैंने लिया था और मेरा स्टैंड आज तक भी कायम है और सब ने इसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर मैं उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मिल जाता और वो जो मर्जी जो करना चाहते वो कर लेते तो मुझे क्या होना था। लेकिन मैं समझता था कि ये सब नाजायज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनका रास्ता रोका है। और अगर कोई समझता है कि उसमें मेरी कोताही थी, गलती थी, तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। और आप भी जानते हैं कि जब तक मैं ये कमिश्नर रहा हूँ तो इंडिया के जो बड़े बड़े लोग थे वो मेरे साथ बात जो है बड़ी एहतियात से करते थे। और आप कश्मीर लाइन जो है ये अखबार उठाकर देख लें, ये इफ्तिखार गिलानी की न्यूज़ है। मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसने ये लिखा था जब मुझे इन्होंने ओएसडी बनाया, उसने ये लिखा है कि सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हो रही थी और उसमें मिनिस्टर को जो है एक कर्टसी कॉल देनी थी। हमारे 15-16 मेंबर थे, उसमें से उन्होंने 3-4 चुने जिसमें मैं भी शामिल था। और वो उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंडिया के थे प्रोफेसर सोज साहब, मकबूजा कश्मीर में, जो श्रीनगर से थे। उन्होंने पूछा था अपने कमिश्नर से, बताएं उसमें जमात अली शाह डेलीगेशन में है जो कर्टसी कॉल
देने आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी हैं। उन्होंने कहा जी फिर इस तरह करें कि मुझे तैयारी करवाएं और एक दिन लेट कर दें, हमारी ये जो है उनकी कॉल है। और उसके बाद हम उनसे मिले, उनसे हमने ये बात की। तो मैं ये आपको मियाँ मुट्ठी बनने वाले की बात नहीं है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ जो हकायक हैं, जो मीडिया में भी आए हैं। तो इसलिए आई एम ओपन टू एवरीवन। बाकी सोशल मीडिया का दौर है, किसी कोई छुप कर गाली निकालता है तो निकाल दे, उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन मैं एक बात हमेशा ये कहता हूँ कि जो सच है, और उसको मैं उर्फ़ आम में ये कहता हूँ, जो हुसैन है वो हमेशा शहीद ही हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर मुझे ओएसडी बना दिया, मैंने अपनी सर्विस पूरी की है और अल्लाह ताला के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पेंशन लेता हूँ और अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और हर जगह पर मीडिया में भी, इदारों में भी मेरा इंटरेक्शन अभी तक मौजूद है। जमात इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एलाबोरेट कर दिया सारी सूरत हाल को। मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को, इस वीलॉग के व्यूअर्स को ये बात आपकी पसंद आई होंगी और समझने में मदद मिली होगी कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो हैं क्या। नाज़रीन, इसको वीलॉग को शेयर कीजिए। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े मुहिब वतन और बड़े ही आला किस्म। मैं चशमदीद गवाह हूँ कि जब इंडियन कमिश्नर इंडस वाटर्स यहाँ लाहौर में और रंगानाथन और बाकी एक दुगल और ये अभी पॉल, अब तो ये अब नए हैं, जो पुराने आते थे तो वो कांपते थे कि जमात अली शाह साहब के सामने बैठ के नेगोशिएट करना बहुत ही टफ जॉब है। एक अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर और दूसरा लॉ पे भी बड़ी इनकी कमांड थी। बहुत शुक्रिया।